चलें स्टार्ट करें. So today we will talk about hormonal therapy, also known as endocrine therapy. यूजुअली हार्मोनल थेरेपी और एंडोक्राइन थेरेपी फीमेल्स में हम ब्रेस्ट कैंसर में एम्प्लॉय करते हैं. मेल्स में यूजुअली हम प्रोस्टेट कैंसर में एम्प्लॉय करते हैं. Hormone therapy and endocrine therapy is the same thing now? सेम थिंग. Breast cancer and prostate cancer both are hormone driven malignancies, right? So that's why we use the hormonal therapy. Today we will talk only about breast cancer. In earlier days, bilateral oophorectomy, that means both ovaries of any female are being removed, then it showed that there is decrease breast cancer burden. But at that time the mechanism was unknown. The why bilateral oophorectomy is decreasing the disease in the patient. Then later on it came to know that breast cancer depends upon estrogen, female hormone, which estrogen acts on ER, estrogen receptor, and by doing the bilateral oophorectomy you are decreasing the estrogen. That's why there is decrease in breast cancer burden. In previous time, in every cases they used to do bilateral oophorectomy. No. In advanced cases. Huh. They tried. Actually, it's a kind of serendipity. Okay. They do bilateral oophorectomy for other reason, but the disease decreases. Okay. That's why. I thought it was a part of the treatment. No, उन्हें पहले पता ही नहीं था. Okay. ठीक है. तो एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे एक्ट करता है और एस्ट्रोजन रिसेप्टर की वजह से ही ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसाइज करता है, एडवांस स्टेज में जाता है, स्प्रेड करता है. इसका बड़ा रोल है एस्ट्रोजन रिसेप्टर का. सो that's why obesity itself is a high risk factor for breast cancer, because obesity increases the estrogen levels. Right? हम लोग IHC की रिपोर्ट में इतना ER, PR, HER2 लोग KI करते हैं, but मैंने देखा है कि PR का there is not PR as का significance than PR ER. का कम सिग्निफिकेंस है. जो पेशेंट मान लो ER नेगेटिव PR पॉजिटिव है उनको आप हार्मोनल थेरेपी दे सकते हो, बट रिस्पॉन्स रेट इज पुअर. राइट? तो अभी हम समझेंगे कि हार्मोनल थेरेपी कैसे एक्ट करती है. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. तो इसमें क्या होता है कि पहले हम देखेंगे यहाँ पर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बाहर भी हो सकते हैं, कुछ में अंदर भी काम कर सकते हैं. राइट? इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल. राइट? हर सेल में या सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू की सेल में? नहीं, पूरी बॉडी में हो सकते हैं ना, कहीं भी. क्योंकि अगर मेटास्टैटिक डिजीज है तो ER रिसेप्टर्स तो कहीं भी प्रेजेंट होंगे. पूरी बॉडी में फैट है. राइट? ठीक है. तो बिकॉज एस्ट्रोजन इट्स डिराइव्ड फ्रॉम फैट. स्टेरॉयडल हार्मोन है ना, तो फैट से डिराइव होगा. ऑल्दो वुमेन ब्यूटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एस्ट्रोजन लेवल्स. मैंने पढ़ा था एस्ट्रोजन के रोल में. यस. इसलिए पोस्ट मीनोपोजल वुमेन डल हो जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स डाउन हो जाते हैं. राइट? तो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर सेल में कहीं भी हो सकता है, मेम्ब्रेन पर हो सकता है, हाँ इनसाइड हाँ, बट मोस्टली जैसे मान लो सेल पे हैं, मान लो लेट्स अज्यूम यहाँ पर है या यहाँ पर भी है, तो इसके ऊपर एस्ट्रोजन एक्ट करेगा. ये अंदर सेल साइकिल को स्टिमुलेट करेगा, जो हमारी सेल साइकिल है, और उससे मैलिग्नेंसी इंक्रीज होगी क्योंकि प्रोलिफरेशन इंक्रीज होगी. मैलिग्नेंट सेल्स ग्रो थ्रू प्रोलिफरेशन. राइट? तो हमें इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करना है. अब हम
एस्ट्रोजन कैसे बनता है? एस्ट्रोजन यूजुअली बनता है एंड्रोस्टेनिडायोन से। इट्स अ काइंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन टाइप, ठीक है। तो उससे एस्ट्रोजन बनता है, एस्ट्रोजन से या रिसेप्टर पे काम करता है, वो सेल के अंदर जाके सेल साइकिल को ग्रो करवाता है, ठीक है। तो हमें इसको स्टॉप करना है। अब जो इसका स्टिमुलस है, एस्ट्रोजन, एंड्रोस्टेनिडायोन, इनका जो स्टिमुलस है वो आपका LHRH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से आता है, ठीक है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, ये जो नॉर्मल सेल साइकिल आपने बताया, ये तो हर सेल के लिए है, डजंट मैटर कि वो कैंसर सेल है या नॉर्मल सेल। हाँ, ये तो नॉर्मल है ना? नॉर्मल तो है। ये जो प्रोलिफरेशन करा रहा है, जब ये कैंसर सेल पे कराने लगे, दैट इज बैड। हाँ, और नॉर्मल सेल्स का तो कराते क्योंकि ही हमारी क्योंकि मान लो ब्रेस्ट कैंसर ER डिपेंडेंट है, उन्हीं फीमेल में जिनका IHC में आपको ER पॉजिटिव मिलता है, हाँ, राइट। तो मल्टीपल स्टेप्स पे हम हार्मोनल थेरेपी के थ्रू इसको ब्लॉक कर सकते हैं। सिंपल है, आप LHRH को ब्लॉक कर दो, LHRH एगनिस्ट दे दो, जैसे कि ल्यूप्रोलाइड, गोजरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन, कई सारे इंजेक्शंस आते हैं। तो एगनिस्ट हम दे देते हैं। अब आप देखोगे एगनिस्ट है तो इसको बढ़ाना चाहिए उसको, बट वो तो उसको इनहिबिट कर रहा है। आइडली तो हमें एंटागनिस्ट देना चाहिए, बट एगनिस्ट का क्या होता है कि एगनिस्ट देते रहते हैं तो बॉडी को लगता है LHRH तो बहुत है, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इसको बंद कर देता है। और दूसरा जो LHRH जो सिक्रीट हो रहा था, उसके जो रेस्पॉन्स थे हाँ। वो भी ब्लॉक नहीं होंगे। वह उसका जो नहीं, वो function ब्लॉक होता है, होगा, वो ब्लॉक होगा। इसने अल्टीमेटली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करना है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी पे एक्ट करता है। नहीं, तो हम ये मैकेनिज्म चूज क्यों कर रहे हैं? नेगेटिव फीडबैक हम चूज क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टली ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो अलग अलग वेज बता रहा हूँ आपको। नहीं, दिस मेरा इज कहने ऑल्सो का अ वे। मतलब है, कुछ ना कुछ सुपीरियरिटी तो होगी ना इसकी एगोनिस्ट की ओवर द एंटागोनिस्ट। एंटागनिस्ट पहले एगनिस्ट आए थे, एंटागनिस्ट बाद में आए, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा स्टडीज एगनिस्ट की हुई। जैसे एंटागनिस्ट में आता है आपका ये, जो टैबलेट्स है सारी अच्छा, यानी LHRH का एंटागोनिस्ट नहीं उसका नाम मैं भूल गया हूँ, क्या था एंटागनिस्ट का, डेगारेलिक्स। डेगारेलिक्स, हाँ डेगारेलिक्स। एक्चुअली एंटागनिस्ट को ना अभी हम ब्रेस्ट में यूज नहीं कर रहे हैं, प्रोस्टेट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, बट अभी स्टडीज नहीं है उतनी कि रिकमेंडेशंस नहीं है। बट डेगारेलिक्स का तो बहुत यूज है प्रोस्टेट में। हाँ, तो वो एंटागनिस्ट है और हम यूज करते हैं। एंटागनिस्ट इसको डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है। अगर मान लो आप एगनिस्ट दोगे ना, पहले ये इंक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा, डिजीज बढ़ेगी, फ्लेयर आएगा, फिर वो डाउन जाएगी। लेकिन हमारा ये प्रोस्टेट में ज्यादा होता है, बट ओवेरी इसमें ब्रेस्ट में हम क्या करते हैं, जब हम एगनिस्ट देते हैं तो वो कुछ दिन के बाद, यूजुअली 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद वो मीनोपोजल स्टेट क्रिएट कर देता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको चाहिए आपकी ओवुलेशन, ओवेरियन साइकिल को चलाने के लिए, आप इसे ब्लॉक कर देते हो तो ओवरी ब्लॉक हो गई। जो आपने ऊफ्रेक्टमी करनी थी वो हो गई, दिस इज मेडिकल ऊफ्रेक्टमी। तो इस चीज को हम बोलते हैं ओवेरियन एब्लेजन। हम मेडिकल ओवेरियन एब्लेजन कर देते हैं। ये कब तक देना होता है? ये आप दोनों कंडीशंस में दे सकते हो। अगर लोकली एडवांस्ड है डिजीज तब भी दे सकते हो, मेटास्टैटिक हो तब भी दे सकते हो। दोनों के पर्पस थोड़े से डिफरेंट हैं। लोकली एडवांस में आप देते हो, जैसे जो भी आप कीमोथेरेपीज होती है ना, वो यूजुअली ये लगा लो कि ओवरी के लिए टॉक्सिक है। इन केस फीमेल क्योर हो जाती है और वो बाद में मदर बनना चाहती है, तो आपने उसके ओवम तो डिस्ट्रॉय कर दिए, तो आप ओवम को प्रिजर्व करने के लिए ओवेरियन साइकिल को पहले से ही स्टॉप कर देते हो। वही सेल डैमेज होती है जो प्रोलिफरेट कर रही होती है। अगर कोई सेल रुकी हुई है तो डैमेज नहीं होगी। कीमोथेरेपी कैंसर को इसीलिए मारती है क्योंकि कैंसर रैपिडली प्रोलिफरेट करता है, ठीक है। हमारी बोन नहीं मरती या बाकी चीजें नहीं मरती क्योंकि वो स्लो ग्रो करती हैं। ऐसे
ओवेरियन साइकिल को जब हम स्टॉप कर देंगे तो ओवा नहीं बनेंगे, ओवा नहीं बनेंगे तो मरेंगे भी नहीं, या फिर वो होल्ड हो जाते हैं, जिस स्टेट में होते हैं वो होल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ल्यूप्रोलाइड देके हम उसकी ओवरी को फंक्शनिंग को स्टॉप कर देते हैं, मीनोपोज क्रिएट कर देते हैं, जिससे जब हम कीमो देते हैं तो ये ओवम डैमेज नहीं होते। ओके ठीक है, तो हम उसकी फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए लोकली एडवांस केस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और अब ये तो था एक रीजन हमने क्यों यूज किया। दूसरा रीजन है, अगर मान लो फीमेल ER पॉजिटिव है और हम उसको एनेस्ट्राजोल या लेट्रोजोल देना चाहते हैं, हाँ तब हम LHRH एगनिस्ट हमें देने पड़ते हैं इन प्री मीनोपोजल वुमेन। ओके पोस्ट मीनोपोजल में तो मीनोपोज पहले से क्रिएटेड है। एक्चुअली स्टडीज में ये पाया गया कि एनेस्ट्राजोल लेट्रोजोल तभी फंक्शन करते हैं जब पेशेंट इज मीनोपोजल। ओके प्री मीनोपोजल वुमेन में ये इनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा नहीं है, ओके तब उसमें वो देते हैं इसलिए हाँ यस, टेमोक्सिफिन के लिए मीनोपोजल स्टेटस ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो काम करता ही है। ओके तो जब भी कभी पेशेंट को ये दोनों चलेंगे तो हाँ, हमें तो वो करना हमें पड़ेगा। ल्यूप्रोलाइड या जो गोजरेलिन या ट्रिप्टोरेलिन जो भी है वो जो देना है पड़ेगा। hormone therapy nowadays, मेरे नहीं, को ये तो पहले भी था, नहीं। ये पहले भी था, इंजेक्शन लगाया नहीं हमने तो किसी ब्रेस्ट पेशेंट को, हम तो सीधे ये टैबलेट चलाते थे। ये करना होता था। नहीं, ये पहले भी था, ये कभी आए नहीं बेचारे अलग से। ये पोस्ट मीनोपोजल में देते हो आप बिना कुछ करे। पोस्ट मीनोपोजल है फीमेल, हाँ तो उसमें हम डायरेक्ट देते हो, तभी तो कह रहा हूँ प्री मीनोपोजल में अगर आप देना है। अच्छा, हम क्या करते, मैं तो बताता हूँ, देना है। हम गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करते थे, प्री मीनोपोजल टेमोक्सिफिन दे दो, पोस्ट मीनोपोजल एनेस्ट्राजोल दे दो। Actually, यस, हाँ, yes. ये हमारी प्रैक्टिस थी, इसलिए हमें पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। राइट। तो अगर आपको ये देना है प्रीमेनोपॉजल में देन यू हैव टू गिव गिव दिस एंड दिस बोथ। आप लेकिन हम ये दोनों क्यों चूज करें ओवर टेमोक्सिफिन? क्योंकि हमारे ओवरऑल सर्वाइवल और रिजल्ट्स बेटर हैं, कुछ रीजंस है ना। प्लस टेमोक्सिफिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर एंड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। राइट ठीक है, हाँ बाकी तो हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट दोनों में आएंगे। अच्छा कोई मुझे आके पूछे पेशेंट हाँ। प्रीमेनोपॉजल ER पॉजिटिव हाँ। कि व्हाट इज द बेस्ट हार्मोन Best थेरेपी is- फॉर मी यस, एनेस्ट्राजोल या should I लेट्रोजोल, एनेस्ट्राजोल लेट्रोजोल विद Along with LHRH leuprolide. एगनिस्ट। यस, दैट्स बेस्ट अच्छा ऑप्शन। जैसे कि आपने बताया ल्यूप्रोलाइड गोसरेलिन विसरेलिन, इन तीनों में अगर कोई चूज करना हो कोई एक देन वो all are equal, multiple studies have shown all are equal, physician choice। बहुत सारी स्टडीज हैं, प्राइस वाइज प्राइस वाइज ऑल सारे इक्वल से हैं। ऑल आर 3 मंथली नहीं, मंथली गोजरेलिन हम मंथली भी लगाते हैं, ल्यूप्रोलाइड भी मंथली, 3 मंथली 6 मंथली, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। आपका कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना? नहीं है, बहुत सारी स्टडीज हैं, कोई किसी को फेवर करेगा, कोई किसी को फेवर करेगा। इन प्रैक्टिस दे आर ऑल इक्वल, ऑल इक्वल। आपकी क्या चॉइस होगी अगर कोई पेशेंट आपसे मैंने ल्यूप्रोलाइड ज़्यादा यूज़ किया है, गोजरेलिन भी यूज़ किया है। मंथली और 3 मैं 3 मंथली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके ठीक है ठीक है, जैसे कपूर सर हैं वो मंथली प्रेफर करते हैं, मैं 3 मंथली प्रेफर करता हूँ कि 3 महीने में एक बार लगा दिया, बट दैट्स इट। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि ये कब तक लगानी है पेशेंट को? 5 साल तक? यूजुअली मान लो मेलिग्नेंट डिजीज मतलब मेटास्टैटिक डिजीज है, तो मेटास्टैटिक डिजीज में तो चलता ही रहेगा। चलता रहेगा। या तो बेटर ऑप्शन आप उसकी ऊफ्रेक्टमी करवा दो। ठीक है। इफ द पेशेंट इज मेटास्टैटिक, गो फॉर ऊफ्रेक्टमी। एंड अलोंग विद ओरल टैबलेट अलोंग विद आप ये देते ही रहोगे एनेस्ट्राजोल लेट्रोजोल। सिंपल है, क्योंकि वो मेटास्टैटिक है, वो कभी भी हो सकता है, मे बी शी मे नॉट गेट क्योर्ड। तो बेटर ऑप्शन ऊफ्रेक्टमी, उसमें आपको इंजेक्शन भी नहीं देने पड़ेंगे। और अगर लोकली एडवांस डिजीज है तो जब तक आपने एनेस्ट्राजोल लेट्रोजोल देने हैं तब तक आप उसका मीनोपोजल स्टेटस मेंटेन रखो। ठीक है। तो जो स्टडीज 5 इयर्स और 10 इयर्स की आ गई हैं आजकल हार्मोथेरेपी में, अब 10 इयर्स की आ गई हैं कि 10 इयर्स इज बेटर। तो आप 10 सिंपली year advice करते हो? सबको 10 इयर्स, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं है कि 10 इयर्स सिंपल। अच्छा जब पेशेंट हार्मोन थेरेपी पर है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर ऑल द ट्रीटमेंट, तो कुछ ऐसा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है दैट वी शुड एडवाइस टू दैट लेडी व्हेन लाइक दैट TBS व्हेन पेशेंट इज ऑन टेमोक्सिफिन, तो उसका, प्रिस्क्रिप्शन एक्चुअली क्या है कि टेमोक्सिफिन देने से एंडोमेट्रियल थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है,
बट वो डेफिनेट नहीं है कि वो बढ़ेगी तो वो किसी मतलब आप मेलिग्नेंसी को पहले से पकड़ पाओ। ऐसी स्टडीज अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो एज सच कोई एडिशनल इन्वेस्टिगेशन वी शुड नॉट। वेजाइनल स्पॉटिंग होने पर आप टीवीएस या यूएसजी इन सब का सहारा ले सकते हो, जब तक उसको कोई इशू नहीं है चलने दो। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप था जो मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से। उसके बाद अब आपने देखा कि एंड्रोस्टेनिडायोन जो है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है एरोमेटेज। एरोमेटेज एंजाइम होता है जो एस्ट्रोजन बनाता है, और आप दे रहे हो एरोमेटेज इनहिबिटर। एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल बोथ आर एरोमेटेज इनहिबिटर्स। तो आप एस्ट्रोजन बनने ही नहीं दे रहे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लेट्रोजोल एनेस्ट्राजोल का। अब इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि क्यों आपने ये ल्यूप्रोलाइड दिया। एस्ट्रोजन एक तरफ तो आप ब्लॉक कर रहे हो, ना बने, एंजाइम ब्लॉक कर रहे हो, दूसरी साइड ओवरीज प्रेजेंट है, वो एस्ट्रोजन बनाए जा रही हैं। आप पहले सोर्स को तो हटा दो। आप कितना भी एंजाइम ब्लॉक कर लो, फिर ओवरी बनाए जा रही है। ठीक है, तो और ज्यादा बनाएगी। दो मेन जगहों से एस्ट्रोजन बनता है, एड्रिनल ग्लैंड से एंड ओवरी से। और फैटी टिश्यू से? फैटी टिश्यू से भी बनता है, मैं सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मेनली ओवरी से, फिर एड्रिनल से, फिर फैट से भी बन सकता है। आप पूरी बॉडी का फैट नहीं हटा सकते, किसी पेशेंट की एड्रिनल ग्लैंड नहीं हटा सकते। बेटर है कि आप ओवरीज हटा दो, क्योंकि मेजर सोर्स ओवरी है, मेजर। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। फिर बारी आती है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की। अब आप ट्राई करो, इसी को ब्लॉक कर देते हैं। चलो, बॉडी में जितने भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं, तो उसको आप दो तरीकों से ब्लॉक कर सकते हो। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर एंड सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डिग्रेडर। मॉड्यूलेटर एंड डिग्रेडर। मॉड्यूलेटर क्या करता है कि मान लो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर है और इसकी ये एक एक्टिव साइट है, दिस इज एक्टिव साइट, इसको चेंज कर देगा, या फिर इस पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देगा। जैसे टेमोक्सिफिन, टेमोक्सिफिन इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। वो इस पे आके चिपक गया, वो इसी पे आके चिपक गया, तो आपका एस्ट्रोजन इस पे अटैच नहीं हो पाएगा। इसलिए टेमोक्सिफिन का जो इफेक्ट है वो रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल। टेमोक्सिफिन को यहां से हटा दो, एस्ट्रोजन फिर इस पे अटैच हो जाएगा, सिंपल है। तो टेमोक्सिफिन, रेलोक्सिफिन ये एजेंट्स हैं। जो टोरामिफिन, ये भी एक एजेंट है जो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। तो जब आप किसी पेशेंट को टेमोक्सिफिन देते हो, उसका इफेक्ट रिवर्सिबल है, इसलिए थोड़े रिजल्ट्स पुअर हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, इसी रिसेप्टर को आप खत्म कर दो बिल्कुल ही, कि इसको डेड कर दो। डेड हो गया तो इरिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल हो गया तो बेटर रिजल्ट्स हो गए। वो है फल्विस्ट्रैंट। फल्विस्ट्रैंट का हम इंजेक्शन लगा देते हैं पेशेंट को, और उसको ना एनेस्ट्राजोल देते हैं ना लेट्रोजोल देते हैं। आप इन दोनों में से एक चीज ही चूज करोगे, दोनों नहीं दोगे। दोनों का भी एक है कंसेप्ट कि डुअल एंडोक्राइन थेरेपी भी किसी पेशेंट में दी जाती है, बट यूजुअली उसका कोई बहुत बेनिफिट है नहीं। ठीक है, तो फल्विस्ट्रैंट भी पता लग गया आपको, टेमोक्सिफिन भी पता लग गया, एनेस्ट्राजोल लेट्रोजोल भी पता लग गया, ल्यूप्रोलाइड भी पता लग गया। अब क्या होता है कि पेशेंट को आप ये दे रहे ये एरोमेटेज इनहिबिटर्स हम देते हैं, एनेस्ट्राजोल, लेट्रोजोल, तो इन्होंने एरोमेटेज इनहिबिटर्स पे काम किया, एरोमेटेज एंजाइम पे काम किया, एंजाइम पे काम किया, तो इन्होंने एस्ट्रोजन भी बनने दिया। तो ये बॉडी में कहीं से भी जो एस्ट्रोजन बन रहा है सभी जगह काम करेगा, सभी जगह ही काम करेगा। ऑब्वियसली आपने तो फैट टिश्यू से जो हाँ बनता हाँ है, हाँ, रेटिना से ऑल जो बनता है, ऑल। सब जगह। ठीक है, ठीक है, अब ये तो था स्टेप नंबर 1। आप कोई मेटास्टैटिक डिजीज की पेशेंट आ गई, आप उसे एंडोक्राइन थेरेपी देते हो। और अब बताता हूं आज की डेट का रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इज CDK4/6 इनहिबिटर्स। ठीक है, जिसमें हम पैल्बोसिक्लेब, राइबोसिक्लेब, एबिमासिक्लेब, ये 3 ड्रग्स हैं अभी
जो आप देते हो, और भी आ रही हैं बट मेन तो यही है। लेकिन ये मेटास्टैटिक सेटिंग्स में देनी है। यूजुअली तो मेटास्टैटिक सेटिंग में ही है, बट अब एबिमासिक्लिब जैसे इन्होंने अपफ्रंट भी डाल दिया है प्रिवेंशन के रोल में, ठीक है। बट मेनली अभी हम सिर्फ मेटास्टैटिक के बारे में ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो जो CDK4/6 कहाँ काम, अब ये पूरी साइकिल तो आपने देख ली, इसमें सिर्फ एक सेल साइकिल ही बची, जो फेजेस होते हैं ना, जैसे GM G2 S, ऐसे एक सेल साइकिल होती है, उसमें CDK4/6 एक स्पॉट होता है, एक चेक पॉइंट होता है जो सेल साइकिल को रिवॉल्व करवा रहा होता है। अगर आप CDK4/6 चेक पॉइंट के इनिबिटर डाल दोगे तो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। तो अब हम कहाँ देते हैं, जब एंडोक्राइन थेरेपी का एक रूल है, यूजुअली 1 ईयर ऑफ एंडोक्राइन थेरेपी के बाद एंडोक्राइन थेरेपी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ये एक यूजुअली एक गोल्डन रूल कह सकते हो आप। आपने कोई भी किसी भी पेशेंट को एंडोक्राइन थेरेपी दी, 1 साल के बाद वो आ गई, डिजीज बढ़ गई, तो आप समझ जाओ रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि बॉडी ने कोई और मैकेनिज्म ढूंढ लिया है ग्रो करने का, अब वो इस पे डिपेंडेंट कम है। तो वो मैकेनिज्म कहाँ होगा, इस सेल साइकिल को ही घुमा रहा है वो। अब हम कोशिश करते हैं इस सेल साइकिल को अरेस्ट करा दें ताकि एंडोक्राइन थेरेपी रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाए। तो हम उसको एंडोक्राइन थेरेपी देते रहते हैं और साथ में CDK4/6 इनिबिटर ऐड कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म है इन दोनों को साथ देने का। इसमें क्या क्या थे CDK4/6 इनहिबिटर्स में? जैसे पैल्बोसिक्लिब, पैल्बोसिक्लिब, राइबोसिक्लिब, एबिमासिक्लिब, ये 3 ड्रग्स हैं मेनली। में से कोई चूज करना हो दैट? ये सबसे सस्ती है पैल्बो, अच्छा, आपको 3 से 6 हज़ार रुपये महीने में मिल जाएगी, ओके, अलग अलग ब्रांड्स की, क्योंकि ये अब जेनरिक हो गई है। बाकी अभी ब्रांडेड है, नियरली 1 लाख रुपये पर मंथ का खर्चा है, तो इसलिए सिंपल है, आप एल्बो दे दो। बट ऐसा कोई सुपीरियरिटी वाला कोई सीन नहीं है? सुपीरियरिटी वाला अलग अलग सीन है। अभी तक सिर्फ राइबोसिक्लिब के मल्टीपल ट्रायल्स आए जिनमें ये पाया गया कि राइबोसिक्लिब के अभी लॉन्ग टर्म की सर्वाइवल बेनिफिट्स की स्टडीज आ गई हैं कि हाँ ठीक है, मतलब आई थिंक 5 ईयर सर्वाइवल बेनिफिट आ गया है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ही आ गया है। ऑल्दो हो सकता है अगले 5-10 साल में भी आ जाए, पेल्बो का नहीं आया, ठीक है। बट मैंने अपने एक पेशेंट को पेल्बो पे डाला था तो रिस्पॉन्स बहुत ही ज़बरदस्त था, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स। तो दीज ड्रग्स ये वंडर है, मतलब These are same company रहते हैं ना, different companies? नहीं, Pharma जैसे companies? पेल्बो तो फाइजर की थी पहले, अब तो जेनरिक हो गई। अब ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इनका। So basically हमारा हार्मोन थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर डन है। हाँ बेसिकली तो बेसिक सारी ड्रग्स हो गई हैं हमारी, जो हम हार्मोनल थेरेपी के नाम पर देते हैं पेशेंट्स को। डन है। डन है, ओके। तो प्रोस्टेट कैंसर, हार्मोन थेरेपी इन प्रोस्टेट कैंसर कल हम पढ़े? हाँ कल पढ़ सकते हैं। Done.